धैर्यवान और चालाक होता है। अगर उसने धमकी दी है तो यकीन मानो वो जरूर कुछ करेगा। मैंने डरते हुए पूछा, दादी आपको क्या लगता है वो हमला कहाँ से करेगा? दादी ने गहरी सांस ली। पता नहीं बेटा, बस भगवान करे कि तुम्हारे पापा आज रात ही उसे मार गिराएं। एक बार जिस जानवर को इंसानी मांस का स्वाद लग जाए उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने अचानक पूछा, लेकिन पापा तो बिजली वालों के साथ बिजली की लाइन देखने गए हैं ना? दादी मुस्कुराई और मेरे कान के पास आकर बहुत धीरे से बोली, वो सब उस भेड़िए को सुनाने के लिए कहा था। बिजली की लाइन देखने में तुम्हारे पापा की क्या जरूरत? तुम्हारे दादा कहा करते थे कि भेड़िए की सुनने की ताकत कुत्ते से भी कहीं ज्यादा होती है। कई किलोमीटर दूर की हल्की सी आवाज भी वो सुन लेता है। अगर वो चाहे तो घर के अंदर की हमारी बातें भी सुन सकता है। और मुझे पूरा यकीन है ये बिजली जाना भी उसी की चाल है। मैंने उत्साह में सिर हिलाया। तभी अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक में लय तो थी लेकिन वैसी नहीं जैसी पापा ने गुप्त संकेत के लिए बताई थी। मैं और दादी चुपचाप दरवाजे के पास गए और सांस रोकर सुनने लगे। लेकिन तभी एहसास हुआ दस्तक हमारे घर पर नहीं बल्कि पड़ोसी रघुवीर के घर पर हो रही थी। आधी रात को नशे में धुत रघुवीर लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, कौन है? इतनी रात को क्या काम पड़ गया? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। रघुवीर ने दरवाजा खोल दिया। उसी पल एक काली परछाई बिजली की तरह उस पर टूट पड़ी। अगले ही पल उसकी दर्दनाक चीख पूरे गांव में गूंज उठी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसके आंगन से लगातार चीखें आने लगी। रात की खामोशी में हर चीख दिल दहला रही थी। कालू डर के मारे बिना आवाज की बिस्तर के कोने में दुबक गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं और दादी ने तुरंत मेज कुर्सियां उठाकर दरवाजे के पीछे अड़ा दी। हम दोनों दरवाजे से टिककर खड़े हो गए। डर से हमारा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे कि दादी ने तुरंत मेरा मुंह दबा दिया। उसी समय चारों तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। हमारे आंगन और रघुवीर के आंगन के आसपास गोलियां लगातार चल रही थी। हम पापा को बताना चाहते थे कि भेड़िया रघुवीर के घर में है, लेकिन मौका ही नहीं मिला। हर तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। सुबह होने तक भेड़िया वहां से गायब हो चुका था। रघुवीर के घर और आंगन में दिन वाले वही कुछ शिकारी मृत पड़े मिले जो रात में पापा की बातों का मजाक उड़ा रहे थे। उस रात के बाद पापा ने हमारे मुख्य दरवाजे के सामने कई लोहे के फंदे गाड़ दिए। उन्होंने कहा, अगर भेड़िया इस दरवाजे तक आया तो बचकर नहीं जाएगा। उन्होंने पूरे गांव में लाउडस्पीकर से ऐलान करवा दिया, कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकले, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। फिर पापा और बाकी शिकारी हमारे घर से लगभग 500-600 मीटर दूर जाकर घात लगाकर बैठ गए। पापा बोले, अगर हम बहुत पास छिपकर बैठेंगे तो भेड़िया इंसानों की गंध सूंघ लेगा और इधर आएगा ही नहीं। लेकिन रघुवीर ने किसी की बात नहीं मानी। जिद में उसने कई लोगों को अपने घर शराब पीने के लिए बुला लिया। देर रात तक सब शराब पीते रहे और नशे में वहीं सो गए। आधी रात को नशे में धुत रघुवीर जाने किस सोच में घर से बाहर निकल गया। उधर जैसे ही उसकी दर्दनाक चीख सुनाई दी, घात लगाए बैठे शिकारी दौड़ पड़े। लेकिन चीखें इतनी भयानक थीं और सब इतने घबरा गए थे कि किसी को समझ ही नहीं आया कि आवाज किस घर से आ रही है। सिर्फ पापा ने ही अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अंदाजा लगाकर हमारे घर के आसपास पहले से तय जगहों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बाकी शिकारी भी बिना सोचे समझे अलग अलग दिशाओं में गोली चलाने लगे और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर भेड़िया अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन गांव के मुखिया ने हैरानी से पूछा, समझ में नहीं आता वो भेड़िया हमारे घर क्यों नहीं आया? वो रघुवीर के घर ही क्यों गया? ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पता चल गया हो कि अर्जुन ने अपने घर के सामने फंदे लगा रखे हैं? फिर उन्होंने पापा की ओर देखा। अर्जुन, इस बार वो भेड़िया पहले से भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक हो गया है। आसपास के गांवों में पता करो कि कोई और बड़ा शिकारी है या नहीं। अगर मिले तो चाहे जितने पैसे लगे उसे हमारे गांव जरूर बुलाओ। पापा ने चुपचाप सिर हिला दिया। उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो अंदर से टूट चुके हैं। घर लौटने के बाद दादी बोली, अर्जुन क्यों ना आरव के मामा विक्रम से बात कर लें? कुछ दिन उनके घर रहेंगे तो शायद खतरा टल जाए। पापा ने हामी भरी और गांव की दुकान पर फोन करने चले गए। उधर मैं और दादी सामान बांधने लगे। अभी आधा सामान ही पैक हुआ था कि पापा वापस लौट आए। लेकिन इस बार उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा उतरा हुआ था। उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा, विक्रम ने बताया तुम्हारी माँ मेरा इंतजार नहीं कर सकी, वो अकेली ही गांव के लिए निकल चुकी है। इतना सुनते ही पापा ने तुरंत बंदूक उठाई। उन्होंने शेरू को आवाज दी और बाहर जाने लगे। मैंने घबरा कर पूछा, पापा हम तो मामा के घर जाने वाले थे ना? पापा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारे मामा को डर है कि कहीं हम भेड़िए को उनके घर तक न ले जाएं, इसीलिए उन्होंने हमें आने से मना कर दिया। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम और दादी दरवाजा अंदर से बंद रखना, दिन में भी बिना वजह दरवाजा मत खोलना। अगर खोलना ही पड़े तो पहले सामने वाले का चेहरा अच्छी तरह देख लेना। दादी ने अपनी आंखें पोंछी और खुद को संभालते हुए बोली, हम दोनों अपना ध्यान रख लेंगे और कालू भी तो घर पर है, तुम जल्दी जाकर बहू को ढूंढो। पापा कुछ कदम चले फिर अचानक रुक गए। बिना पीछे मुड़े बोले, अगर मैं तुम्हारी माँ से मिलने से पहले ही वो घर पहुंच जाए तो उसे किसी भी हालत में मुझे ढूंढने बाहर मत भेजना, उसे घर के अंदर ही रहने देना। इतना कहकर वो कुछ पल चुप हो गए। उनकी आंखें भर आई थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, और सुनो, अगर तुम्हारी माँ दरवाजा खटखटाए तो सिर्फ उसके कपड़े देकर दरवाजा मत खोलना। मैं समझ गया कि पापा क्या कहना चाहते हैं। अगर भेड़िया माँ का रूप धरकर आ गया तो? मैंने चुपचाप सिर हिलाया। आंसू अपने आप मेरी आंखों से बहने लगे। दादी ने मुझे सीने से लगाया, घबराओ मत बेटा, अच्छे लोगों की भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। तुम्हारी माँ बहुत नेक है, उसे कुछ नहीं होगा। पूरा दिन बीत गया लेकिन पापा और माँ दोनों वापस नहीं लौटे। शाम भी गुजर गई, रात का खाना भी खा लिया, फिर भी उनका कोई पता नहीं था। जितना समय बीत रहा था मेरे दिल का डर उतना ही बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे डर निराशा में बदलने लगा। रात के करीब 8-9 बजे दादी थकर ऊँघने लगी। पिछले कई दिनों से मेरी बीमारी की वजह से उन्होंने बिल्कुल आराम नहीं किया था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मुझे सिर्फ पापा और माँ की चिंता सता रही थी। आधी रात के आसपास मेरी आंख जरा सी लगी ही थी कि अचानक मुझे लगा जैसे बाहर से माँ की आवाज आ रही हो। मैं एकदम उठकर बैठ गया, ध्यान से सुना। सचमुच दरवाजे पर
पर दस्तक हो रही थी और उसके साथ माँ की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं खुशी से उछल पड़ा, बिना टॉर्च उठाए ही भागकर दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे के बाहर माँ सिर पर अपना पुराना दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी। उन्होंने वही मोटा सूती कोट पहन रखा था जो वो अक्सर सर्दियों में पहनती थी। दोनों हाथ सीने से लगाए ठंड से कांप रही थी। मुझे देखते ही जल्दी जल्दी बोली, आरव जल्दी दरवाजा खोल, ठंड से जान निकल रही है। रास्ते में मैं बर्फ के गड्ढे में गिर गई थी, बड़ी मुश्किल से बाहर निकली, तब तक अंधेरा हो गया और तुम्हारे पापा मुझे लेने भी नहीं आए। मैं खुशी खुशी दरवाजे तक पहुंचा, बस कुंडी खोलने ही वाला था कि अचानक कालू ने मेरी पैंट को अपने दांतों से कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसी पल मुझे पापा की आखिरी बात याद आ गई। मेरा दिमाग एकदम साफ हो गया। मैंने तुरंत हाथ रोक लिया, दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर ध्यान से देखने लगा। बर्फ पर माँ की परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। उनकी परछाई के पीछे एक लंबी सी अतिरिक्त आकृति भी दिखाई दे रही थी। अंधेरे में साफ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए पूछा, आजकल गांव में भेड़िए का आतंक है, मैं कैसे मान लूं कि आप सच में मेरी माँ हैं? बाहर से वही परिचित आवाज आई, अरे पगले, मैं ही तो तेरी माँ हूँ, अगर यकीन नहीं है तो मेरा चेहरा देख ले। इतना कहकर वो दरवाजे की दरार के बिल्कुल पास आ गई। मैंने जैसे ही उनका चेहरा देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं डर के मारे वहीं बैठ गया। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद था, उसमें खून की एक भी बूंद नहीं थी। वो किसी जिंदा इंसान का चेहरा नहीं लग रहा था। बाहर से फिर वही आवाज आई, आरव दरवाजा खोल, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे बाहर मत छोड़, दरवाजा खोल। अगले ही पल धड़ाम, दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ी। मेरी बीमारी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। कमजोर शरीर उस झटके को सह नहीं पाया। मेरे पैरों में ताकत ही नहीं बची। तभी कालू ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की तरफ भौंकना शुरू किया। फिर उसने मेरे कपड़े दांतों से पकड़ लिए और मुझे खींचते हुए कमरे की ओर ले जाने लगा। शोर सुनकर दादी भी जाग गई। उन्होंने दौड़कर मुझे संभाला और किसी तरह अंदर की ओर ले गई। हम अभी कमरे के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि धड़ाम, पश्चिम वाली मिट्टी की दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। दीवार में एक विशाल छेद बन गया। अगले ही पल एक बहुत बड़ा काला साया छलांग लगाकर आंगन में उतर आया। वो चारों पैरों पर खड़ा था, लेकिन उसके शरीर पर माँ के वही कपड़े थे। उसकी आंखों में सिर्फ भूख, लालच और हैवानियत चमक रही थी। उसने अपने नुकीले दांत बाहर निकाले और फिर माँ की ही आवाज में बोला, आरव दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? कालू जोर से भौंकता हुआ सीधे उस भेड़िए पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। उसी मौके का फायदा उठाकर मैं और दादी कमरे के अंदर घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हमने जल्दी जल्दी मेज, अलमारी और जो भी भारी सामान था सब दरवाजे के पीछे लगा दिया। मुझे कालू की चिंता हो रही थी। मैं खिड़की से बाहर देखने गया, लेकिन दादी ने तुरंत मुझे पीछे खींच लिया। उन्होंने पर्दा गिरा दिया और कांपती आवाज में बोली, मत देख बेटा, कालू अब नहीं बचेगा। वो भेड़िया बहुत बड़ा है, उसका शरीर कालू से भी 2 गुना है। इतने में कालू की दर्द भरी चीख सुनाई दी। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दादी ने मुझे कसकर सीने